हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं मोहम्मद सैफ अहमद स्वागत करता हूं आपको पॉलिटिकल साइंस के इस वंडरफुल सेशन में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है डीपीएसपी, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जानते हैं। और इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दीजिए, जो मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियोस हमारा पहुंच जाए और फिर हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करें। ओके, चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम यहाँ बात कर रहे थे आज अपने लेक्चर की डीपीएसपी की, और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फौरन गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी का वहां से लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप अपने गोल यानी कि एनटीए यूजीसी नेट का जो आपका गोल है उसको सेलेक्ट करिएगा। अनअकैडमी आपको 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान प्रोवाइड कराती है। ओके, तो 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का प्लान आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराती है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पर्सनल सजेशन आपके लिए यही है कि कम से कम आप 12th मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिए, जिससे आपको फायदा होगा। आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, प्लस में बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अफोर्डेबल प्राइस है। 6 मंथ की फीस 8,500 रुपए है और 12 मंथ की फीस 10,395 रुपीज है। तो अब आप समझ सकते हो कि समझदारी किस चीज में है। और आपको मैं फिर बता दूं, उसके बाद आप देखिएगा, आपको रेफरल कोड मेरा यूज करेंगे SAF10, तो आपको जो भी आपकी प्राइस है उसमें से 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया जाएगा। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मेरे रेफरल कोड की वजह से मिल जाएगा। और एक चीज और बता दूं, इस ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस भी होती है, स्पेशल क्लासेस। ठीक है, स्पेशल क्लासेस जो फ्री में देखने के लिए भी आपको अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए आपको वहां पे मेरा यही रेफरल कोड SAF10 यूज करना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, हमारे वीडियोस को वहां पे आप अनलॉक कर सकते हो और आसानी के साथ फ्री में आप वीडियो वहां पे देख सकते हो। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अपकमिंग बैचेस शुरुआत हो चुके हैं और नए साल पे आपको नए तरीके से और अच्छे अंदाज में सारे के सारे बैचेस शुरुआत हो रही हैं। तो हरी अप गाइस, प्लीज जल्दी से। और आप ही को डिमांड के लिए 31 दिसंबर कर दिया गया है फीस हाइक होने का, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और ये सारे के सारे एजुकेटर्स आपको सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले हैं, यानी कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, आप किसी से भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से अपना पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और जल्दी करिए गाइस, आप याद रखिएगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आप सबको फिर से बता दूं, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस समय आपको यूनिट 3 पढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बीच में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैं 1-2 लेक्चर में कवर कर दूंगा। उसके बाद आपकी कंटिन्यूसली यूनिट 2 ही चलेगी, मंडे टू फ्राइडे आपकी यूनिट 3, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चलेगा। तो उसके लिए पेशेंस रखिएगा, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, पिछली क्लासेस में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कवर किया था, आगे हम राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी के बारे में कवर करेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, सारी के सारी टॉपिक आपकी कवर करा दी जाएगी। तो चलें, आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखते हैं, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में देखते हैं। हिंदी में मैं लिख दूं कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना आए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब देखिए गाइस, इसमें क्या करना है हमें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसको हमने देयर हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, हमने इसको कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है, पहली चीज। और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है, लेकिन इंडिया ने यानी कि हमने इसको आयरलैंड से लिया है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में मेंशन है। और आर्टिकल नंबर इसमें हम जब देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 के बारे में हमें पढ़ना है। आज जहां तक हो पाएगा मैं वहां तक कवर करूंगा, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें आपको कवर करा दी जाएंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारी टॉपिक जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है उसी तरीके से मैं पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देयर हैज बीन टेकन फ्रॉम आयरलैंड, यानी कि इसको हमने कहां से ले रखा है? आयरलैंड से ले रखा है। और डीपीएसपी क्या है, अब इसको समझेंगे। डीपीएसपी आर दोज प्रिंसिपल which give positive guidelines to the government, therefore it is used to govern administration। राज्य के नीति निर्देशक
तत्व सरकार को दिए गए वे सकारात्मक निर्देश हैं जिनका शासन संचालन में ध्यान रखा जाना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं? सरकार को दिए गए वो सकारात्मक निर्देश हैं जिनका शासन संचालन में ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी को। इसका मतलब है इंडिया को वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करना या स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की क्या करना? स्थापना करना। बच्चों, ये चीज का मकसद है। बहुत आसानी से, शांति के साथ, इत्मीनान से मैं आपको सारे टॉपिक समझा दूंगा। हमने कहां से लिया? आयरलैंड से लिया। आयरलैंड ने कहां से लिया? स्पेन से लिया। कौन सा पार्ट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट नंबर 4। कौन सा आर्टिकल है? 36 से 51। और डीपीएसपी क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो सरकार को दिए गए वे सकारात्मक गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं जिनका शासन संचालन में क्या रखना चाहिए? ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है डीपीएसपी का? इज टू मेक इंडिया वेलफेयर स्टेट, यानी कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य बनाना। अब क्या होता है वेलफेयर स्टेट का मतलब? वेलफेयर स्टेट का मतलब इंग्लिश में देखते हैं पहले। इट मीन्स टू सच स्टेट वेयर गवर्नमेंट फॉर एवरी क्लासेस स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन। कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य ऐसे देश से है जिसमें सरकार जनता के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम करे, वंचित वर्गों को ध्यान में रख के काम करे। ऐसे हम कह सकते हैं, ऐसे राज्य को ये कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्कीम है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है हमारे यहाँ, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, समय समय पर देखिएगा वेलफेयर स्कीम लेकर के आती रहती है। कभी SC ST के लिए, कभी OBC के लिए, कभी माइनॉरिटीज के लिए, कभी वीमेंस के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी बूढ़ों के लिए। तो भाई ये सब क्या है? डिप्राइव सेक्शन को हम क्या कर रहे हैं? वेलफेयर करने का काम कर रहे हैं ना। और यही तो उद्देश्य है हमारे डीपीएसपी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये याद में रखना। अब इसका टारगेट क्या है डीपीएसपी का? इसको हम ध्यान में देख के चलते हैं। द प्रिंसिपल विच डायरेक्ट द पॉलिसी ऑफ अ स्टेट टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। यानी कि गाइस आप यहां पे देख सकते हो, द प्रिंसिपल विच डायरेक्ट द पॉलिसी ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। और इसका तात्पर्य यही है कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या है इसका टारगेट? है कि हमारे प्यारे भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना। ये है टारगेट। उद्देश्य भी हमने देखा क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको समझ में आ रही हैं तो यकीन मान लीजिए बहुत अच्छी बात है। तो भैया लाइक करते रहो और इसको क्या करते रहो? शेयर करते रहो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर दीजिए आप लोग? शेयर कर दीजिए भाई। चलो आगे देख के चलते हैं। चलो जब हम डीपीएसपी के बारे में और अच्छे से स्टडी करेंगे तो डीपीएसपी पे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे देखेंगे, इसमें कुछ विचारधाराओं का प्रभाव पड़ रहा है। और क्या क्या विचारधाराएं हैं, क्या क्या आइडियोलॉजी हैं, हम कुछ विचारधाराओं को यहाँ पे देखेंगे। कुछ विचारधाराओं को देखेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सोशलिस्ट प्रिंसिपल, समाजवादी सिद्धांत या समाजवादी विचारधारा। और इसको मैंने कई लेक्चर में कवर कर रखा है अपने। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी विचारधारा क्या होती है? गांधीयन पे भी, गांधी जी पे भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल यानी कि उदारवाद क्या होता है, उदारवादी सिद्धांत क्या है, इस पे भी मेरा वीडियो है, तो उसको भी देख लीजिएगा। लेकिन इन्हीं सारी विचारधाराओं का प्रभाव हमारे देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर पड़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पड़ता है। और यही तीनों विचारधाराओं के बारे में हमें देख के चलना है, उसको हम देखते हैं। गाइस सुनिएगा, सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशलिस्ट मतलब कि समाजवादी विचारधारा। दूसरी तरफ गांधीयन यानी कि गांधीवादी, और तीसरी तरफ पश्चिमी उदारवादी संस्कृति विचारधारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहां तक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रिसोर्सेस इन सच अ वे दैट इट इज कॉमन फॉर ऑल, यानी कि संसाधनों का आवंटन। मैं एकदम आपसे बोल रहा हूं ना कि संसाधनों का आवंटन कैसे किया जाए?
संसाधनों का आवंटन इस तरीके से किया जाए कि सामान्य हित में इसका यूज हो। इसका यूज कहां हो? बिल्कुल तरीके से सामान्य हित में हो, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे बात कर रहा था दूसरी चीज। पहली चीज तो ये हो गया, द रिसोर्सेज शुड बी प्रिवेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ फीवर हैंड्स, यानी कि कुछ लोगों के हाथ में, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं कि भैया कुछ लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति जमा ना हो, संपत्ति जमा ना हो, जमा ना हो। देखो यही चीजें तो हमारे यहाँ संविधान में भी है ना, कि हम रिसोर्सेस का इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें कि सामान्य हित का ध्यान में रखें, लोगों को भी ध्यान में लेके चले, कॉमन लोगों के भी, और साथ ही साथ संपत्ति क्या हो, सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में ना हो भाई, तो फीवर हैंड पे नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल में। सोशलिस्ट प्रिंसिपल कह रहा है, एक अभी देखिए गांधीयन छोड़ रखा हूं और वेस्टर्न लिबरल छोड़ रखा हूं, तो भैया एक एक करके पढ़ा रहा हूं, तो कोई लोग घबराइएगा नहीं कि सर छोड़ रहे हैं, मैं छोड़ नहीं रहा हूं, स्लाइड देख लो पहले आप लोग। अभी मैं सिर्फ सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बात कर रहा हूं, उसके बाद गांधीयन और वेस्टर्न पे बात पे आऊंगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, इसको समझते हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल का बच्चों ये मतलब है समाजवादी सिद्धांत, और इसके दो पॉइंट हमने देखे हैं, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, वीमेन एंड मैन, यानी कि सामान्य कार्य के लिए, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, यानी कि सभी के लिए जो काम सेम कर रहे हैं सबके लिए वेतन सेम होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यही सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, और यही चीजें हमारे डीपीएसपी में भी है। अभी जब हम डीपीएसपी को आर्टिकल नंबर 36 से पढ़ना शुरू करेंगे, 37, 8, 9 ऐसे करके करते हम जब 51 तक पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे डीपीएसपी में क्या चीज सोशलिस्ट है, क्या चीज गांधीयन है, और क्या चीज वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल है। हमने तीनों का मिश्रण ले लिया है अपने संविधान में। ठीक है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप क्या करते रहिएगा, कमेंट करके हमें बताते रहिए कि चीजें आपको सब कुछ समझ में आ गई। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं, in some situation provision for employment and other assistance in certain cases, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियों में, कुछ ऐसी परिस्थितियों में लोगों को सहायता या मुहैया कराना, यहाँ पे ऐसी कुछ क्रिटिकल कंडीशन में लोगों को सहायता मुहैया कराना। अब सहायता में वो क्या हो सकता है, फ्री लीगल एड, अभी मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से कुछ सर्टेन केसेस है, वहां पे राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों के, नागरिकों को कुछ सहायता मुहैया कराई जाए, कुछ उनको हेल्प किया जाए। वो कौन कौन से केसेस होंगे उसको हम देखते हैं। देखो भैया, फ्री लीगल एड यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त कानूनी सलाह। आज आपको मालूम है कि हमारे यहाँ न्याय कितना महंगा है, जस्टिस बहुत कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है कि बहुत अच्छे वकील को, वो पैसे वाले वकील को हायर कर सके, क्योंकि जो बड़े वकील होते हैं उनकी फीस क्या होती है, एक मिनट, बड़े वकील जो होते हैं उनकी फीस क्या होती है, काफी ज्यादा होती है ना। तो वकीलों का देखिएगा जबरदस्त तरीका है भाई, अपना भी उनका एक तरीका है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले तो वो फीस लेंगे फिर आगे काम सुनवाई करेंगे। लेकिन अगर क्या आम आदमी को फिर सारे वकील हायर नहीं कर सकते ना? ऑलरेडी हमारे देश में इतने केसेस हैं, और कहीं ना कहीं इंसान गरीब बहुत है हमारे देश में, परेशान भी है, और उसको मुफ्त कानूनी अगर सलाह मिल जाएगी गरीबों को खासकर, तो क्या होगा, बहुत अच्छा राज्य की स्थापना हो जाएगी। नहीं, क्या वेलफेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भैया, एक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा हमारा। तो ऐसे गरीब को, लोगों को, वंचित लोगों को बोला गया है कि सरकार मुफ्त कानूनी सलाह क्या करे, प्रोवाइड कराए। आगे हम आर्टिकल वाइज में देखेंगे तो बताएंगे किस आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है। आई होप आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि क्या आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों देखिए, मैं यहाँ बात कर रहा था मैटरनिटी लीव के बारे में, यानी कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल ये भी है कि मातृत्व जो सुरक्षा हो या छुट्टियां दी जाए। जैसे हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट वीमेंस होती हैं उनके लिए सब सरकार क्या करती है, 24 वीक की क्या करती है, उनको अवकाश प्रदान करती है, छुट्टियां दे देती है ऐसी महिलाओं को, ऐसी औरतों को जो प्रेग्नेंट होती हैं कि आप काम
करिए, आराम करिए। प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से थोड़ा सा समय पहले और डिलीवरी के कुछ हफ्तों बाद तक मिला करके उनको लगभग 24 सप्ताह की क्या दी जाती है, छुट्टी दे दी जाती है। ना आपकी सैलरी कटेगी, ना कुछ होगा, लेकिन आप क्या करिए, काम कर मतलब आराम करिए आराम से, क्योंकि भाई देखो ऐसी कंडीशन में वीमेंस को बहुत ज़्यादा सुविधा की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये समाजवादी प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ें हमारे यहाँ संसद में लॉ के माध्यम से मैटरनिटी लीव दी जा रही है। ठीक है, बिल्कुल हम देखेंगे आगे उसके बारे में भी। और साथ ही साथ बच्चों, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो भी उद्योग वगैरह हैं उनमें क्या हो, उनमें मजदूरों की भागीदारी हो। तो भैया मजदूरों की पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे रोजगार की बात भी की जा रही है। ठीक है, मजदूरों की भागीदारी की बात की जा रही है। ये जो प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को फिर समझ में आ रहा होगा। चलो भैया, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और फिर मैं आपको, चलो एक सेकेंड, हाँ, फिर मैं बात कर रहा हूँ आगे। इसको मैं गांधीयन पे आता हूँ, यानी कि स्लाइड्स में पीछे करता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मेरे प्यारे बच्चों ये देखो, मैं फिर से पहली स्लाइड पे आ गया, और उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और मैं इसको रफ करता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि सोशलिस्ट समझ में आ गया होगा। तो अब इसी तरीके से हम गांधीयन को समझ लेते हैं। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को टेक्निकल से टेक्निकल टॉपिक समझ में आ जाती है, टफ से टफ चीज़ें आप लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हो, समझ में आ जा रहा होगा। ये तो बहुत ईजी टॉपिक है फिलहाल तो, और मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ ये सारे के सारे प्रिंसिपल को। चलो भैया, अगर सोशलिस्ट वाला पूरा का पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया है, तो अब हम गांधीयन प्रिंसिपल को देख के चलेंगे। और गांधीयन प्रिंसिपल क्या है, इसको यहाँ पे देखेंगे। चलो, अब गांधीवादी विचारधारा का हमारे देश के डीपीएसपी पे क्या है। सबसे पहले, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि पंचायतों का क्या किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन किया जाए, और साथ ही साथ उसका सशक्तिकरण किया जाए। और पंचायतों का यहाँ गठन के बारे में बात की जा रही है। और हमारे यहाँ आपको मालूम है कि पंचायत का प्रोविजन है कि नहीं है। मैंने देखिए आपको, जब वो यूनिट नंबर 9 में पढ़ा रहा था, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, वहां पे पंचायत वाला 2 घंटे का मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया था आपके लिए, आपको याद होगा। आई थिंक इसी चैनल पे था, या तो शाम वाली चैनल पे था, देख लीजिएगा। वहां पे मैंने शायद शाम वाले चैनल पे ही बनाया था, या मॉर्निंग में था, देख लीजिएगा, शायद इसी पे था। तो वहां पे मैंने पंचायतों के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और यही क्या है, गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी सिद्धांत है। ठीक है, दूसरी तरफ गांधी जी की विचारधारा क्या है, प्रोहिबिशंस ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ, यानी कि जितने भी हमारे यहाँ दुधारू एनिमल हैं जो दूध देते हैं, उनको क्या किया जाए, दुधारू एनिमल को उनके कटने पर उनके क्या हो, रोका जाए, स्लॉटर हाउस को। ठीक है, और खासकर गाय को। देखो, अब क्योंकि गाय तो हमारे यहाँ दुधारू है ही है, साथ ही साथ लोगों की आस्था के भी प्रतीक है, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। बाकी खाने की आज़ादी है, किसी को कोई भी चीज़ नॉनवेज वो खाते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे यहाँ प्रोहिबिशन चीज़ें हैं, जैसे काऊ है या और भी मिल्की एनिमल हैं, उनको आप छोड़ करके, ये हमारे कानूनी भी इलीगल है, याद रखिएगा। गाय हो या ऐसे कोई भी मिल्की प्रोड्यूस एनिमल हो जो दूध देते हो, तो उनको खाना हमारे यहाँ, या उनको स्लॉटिंग करना, उसके लिए प्रोहिबिशंस है, बिल्कुल इलीगल चीज़ें हैं। और ये गांधीवादी विचारधारा है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते चलते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स इंक्लूडिंग ऑफ अल्कोहल, यानी कि साफ साफ यहाँ बोल रहे हैं, जो ये शराब वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, इसको प्रोहिबिशन करने की बात कर रहे हैं गांधी जी। मत, जो जितने भी नशा वगैरह है, नशा को, नशा मुक्ति चाहते थे ना गांधी जी, आपको मालूम होगा। तो इसी तरीके से भैया, जो भी इंटॉक्सिंग ड्रिंक्स है इंक्लूडिंग अल्कोहल्स, उसका क्या होना चाहिए, हमारे यहाँ प्रोहिबिशन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे शराब क्या है, बैन है, जैसे बिहार है, आई थिंक गुजरात भी है। ठीक है, अलग बात हो, अब ये कोई ना कहने लगा सर इलीगल तो वहाँ सब कुछ मिलता है, तो इलीगल तो हमारे देश में जुगाड़ तो चलता ही चलता है ना, लेकिन फिर भी कानूनन वो क्या है, इलीगल चीजें हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब हम गांधीयन प्रिंसिपल के आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और गांधी जी, देखिएगा, गांधी जी के बारे में मैं तो 2 लेक्चर दे चुका हूँ आपको। और गांधी जी के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री, यानी ये हमेशा
कुटीर और लघु उद्योगों के समर्थन में थे। ये चाहते थे ऐसे उद्योग लगे जो छोटे हों, लघु उद्योग हों, कुटीर कुटीर उद्योग हैं, इनका प्रमोशन करते थे गांधी जी हमेशा, और ये चाहते थे इसी तरीके से लोगों को रोजगार भी मिले। ठीक है, तो ये भैया क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है, और यही सारी चीजें अभी हम जब डीपीएसपी को आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें मेंशन करेंगे। ओके, चलो हमें समझ में आ रहा है कि आप लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको सारा लेक्चर देने वाला हूँ, और जो मेरी क्लास में पहली बार आ रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी सारी प्रीवियस की वीडियोज़ देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, मोहम्मद सैफ अहमद के नाम से। और अनअकैडमी पे आप मुझे ऐप पे भी फॉलो वहाँ कर सकते हैं, सैफ नाम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल, तो स्पेशल क्लास आप इन्हें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और पीपल डेवलपमेंट इन्वॉल्वमेंट। तो आई होप आप लोगों को दो प्रिंसिपल तो समझ में आ गया होगा। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तीसरा वाला, यानी कि लिबरल वाला। चलो इसको मैं रफ करता हूँ और फिर लिबरल समझाता हूँ। आई होप आप लोगों को मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। चलो अब मैं बात कर रहा हूँ उदारवादी सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो उदारवादी सिद्धांत क्या होता है, इसको देख के चलते हैं। वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता। ये बहुत ज़्यादा डिबेट में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आने वाले समय में देखिएगा एक बहुत बड़ा इशू बना करके भी इसको पेश किया जाएगा। और कहीं देखिए हमारे यहाँ हर चीज़ की राजनीति की जाने लगती है ना, तो इसी वजह से देखिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा बहस होने वाली है। देखिए सार्थक डिबेट तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, उसको एक हेल्दी डिबेट करना बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से डिबेट का स्तर है मीडिया पे, वो बहुत कहते हैं घटिया स्तर है एकदम। फिलहाल तो हम आगे देख के चलेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ाएंगे भी आपको हम। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि एक ज्वलंत मुद्दा है, बर्निंग इश्यूज भी है देश में। फिर देखते हैं क्या होता है। इक्वल लॉ फॉर एवरी रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों के लिए इक्वल, अगर मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम देख के चलेंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से लॉ के बारे में बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, क्या कैसे क्योंकि हमारे यहाँ सबका अलग अलग रिलीजन का अपना अलग अलग लॉ है ना। ठीक है, सबके अपने अपने कानून हैं, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कैसे बैलेंस करते हुए हम इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलो भैया, और एक चीज़ और, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो कार्यपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका का या कार्यपालिका से पृथककरण करना है यहाँ पे, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेशन करना है कि कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसी तरीके से ये वेस्टर्न लिबरल फिलॉसफी हो गई। और तो और हाँ भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको भी मैं रफ कर दूं और फिर लास्ट में आपको समझा दूं। आई होप मेरे प्यारे बच्चों सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो आगे देख के चलते हैं। देखो अब यहाँ पे मैं चीज लिख रहा हूँ, वेस्टर्न ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उसका प्रोटेक्शन करना, उसको ऐतिहासिक इमारतों का धरोहर का संरक्षण करना, और जो हमारे लिए नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हैं उनको सम्मान देना। ठीक है, जैसे आपको मालूम है, आप कभी भी कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो लाल किला हो, ताजमहल हो, या और ऐसी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं हमारे यहाँ, बहुत से कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो देश में देखिएगा किसी भी हिस्से में जाइएगा आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिख जाएंगे। हमारे यहाँ लखनऊ में भी आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन देखेंगे ना कि एक लोगों की बहुत गंदी आदत होती है, कभी भी देखिएगा कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाइए या ऐसे कहीं जगह पे जाइए जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल हो, या चीज़ें जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हो, वहाँ पे लोग भैया अपना कुंठा निकालने लगते हैं। कुंठा मतलब कैसे निकालने लगते हैं, वहाँ पे भैया वो अपने सारे प्यार को वहाँ पे उमेरना चाहते हैं, मतलब सारा प्यार वो लिख करके ही दिखाना चाहेंगे, टीना मीना वाला, कि भैया देखो यहाँ पे। कभी भी आप गौर देखिए, प्रैक्टिकली चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल वो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको हमको आपको मिल करके साफ रखना है। नाम लिखने से प्यार अमर नहीं हो जाता कि चलो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उस पर हम जाके अपना नाम लिखते हैं अपने वाले का या अपने वाले का। ठीक है, तो फिर इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, और उसको भी हम आगे फंडामेंटल ड्यूटीज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। चलो, और हालांकि सिर्फ नाम लिखने की बात ही नहीं, प्रोटेक्शन भी करना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको संरक्षित भी करें। जो भी हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरोहरें हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसमें सहयोग करें। तो बच्चों देखो, ये था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिक लेक्चर।
मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा ऐसी उम्मीद लग रही है कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और इसको मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। और चलो बच्चों, चलो आगे देखते चलते हैं। चलो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ रिलेशंस हैं, उसको हमें यहाँ पे देख के चलना है। उस पे हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि क्या क्या रिलेशंस है डीपीएसपी और उनके, अभी हम इनके नेचर्स के बारे में भी देखेंगे, इनके सारे के सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अगर मैं डीपीएसपी के बारे में आपको कुछ फैक्ट यहाँ पे बता दूँ, देखिए शायद अगर मैंने आगे स्क्रीन केसेस लिख रखे हैं लेकिन फैक्ट नहीं लिखे, चलो नेक्स्ट क्लासेस में वो फैक्ट आपको बता दूंगा। लेकिन आप बेसिक चीजें यहाँ पे सुन लो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या रिश्ता है। मैं आपको यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं उसको मैं अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। देखो साफ साफ ये मेंशन है हमारे यहाँ कि फंडामेंटल राइट्स का जब वायलेशन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी के वायलेशन होने पर हम डायरेक्ट कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि न्यायालय का संरक्षण डीपीएसपी को प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में अगर हम कह दें, राज्य के नीति निदेशक तत्व को न्यायालय लागू नहीं करवा सकती है, लेकिन फिर भी ये शासन संचालन में इतने महत्वपूर्ण हैं कि सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डीपीएसपी के प्रावधान को वो हमारे देश में लागू करे। क्या समझे आप लोग, फिर से समझा रहा हूं, सुनो। यानी कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को लेकर काफी डिबेट भी है, इस पे काफी केसेस भी है, मैंने लिख रखा है कि समझा देते हैं आपको। ठीक है, डिबेट ये है कि भैया कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे हम कहाँ जाते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के वायलेशन पे डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को न्यायालय का प्रोटेक्शन तो है, लेकिन डीपीएसपी को जुडिशरी का प्रोटेक्शन नहीं है। अर्थात दूसरे शब्दों में डीपीएसपी के उल्लंघन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि देश के संचालन में ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। आप देख रहे होंगे कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कितनी जबरदस्त बातें कर रहा है, गांधी जी मतलब उनकी जो फिलॉसफी है कितनी जबरदस्त तरीके से बात कर रहे हैं वो। और साथ ही साथ जो पश्चिमी उदारवादी विचारधारा है उसने भी कितनी प्यारी बात यहाँ पे कही है। और यही सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में देखने को मिलता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि सरकार कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा वो प्रावधान को क्या कर दे, इंप्लीमेंट कर दे, तभी तो भैया हमारे देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो पाएगी कि नहीं, एक वेलफेयर स्टेट तभी तो हो पाएगा जब हम इन सारी सारी चीजों को देखेंगे। ठीक है, और यही चीज देखो मैंने यहाँ लिखा है आर्टिकल 37 में, इट होल्ड द डीपीएसपी शुड नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट but the mention in the part 4 are nevertheless judgmental in the governance of the country and shall be duty of the state to apply these principle in making laws। मतलब यही चीजें जो मैंने आपको समझाया, यही साफ साफ चीजें आर्टिकल नंबर 37 में मेंशन है। लेकिन आपको मैं नेक्स्ट क्लासेस में आर्टिकल 36 से पूरा का पूरा 51 एक एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा। आज मैं डीपीएसपी का सिर्फ बेस दे रहा हूँ। यकीन मान लीजिएगा अगर आज के लेक्चर को आपने समझ लिया तो दिक्कत नहीं होने वाली मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ये याद रखिएगा। सैफ सर आपको सारी की सारी चीजें, हाँ आपको सब करवा देंगे धीरे धीरे, लेकिन सारी चीजें आपकी होती रहेंगी, तो ये चीजों को ख्याल रखिएगा। चलो प्यारे बच्चों आगे देख के चलते हैं, इसी चीज को लेकर के एक इशू देखते हैं। चंपारण दुराईराजन वर्सेस मद्रास स्टेट 1951 का एक केस था। ठीक है, अब वो केस क्या है इसको देख के चलते हैं। 1951 का देखो, यहां पे इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों का स्थान निर्देशक तत्वों से ऊंचा है। इस केस में क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स का जो स्थान है वो डीपीएसपी से ऊंचा है। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आर्टिकल 39 बी क्लॉज बी एंड सी को कहा गया कि दीज आर्टिकल आर above article 14, 19 and 39 इन फंडामेंटल राइट्स। फिर यहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो सभी मौलिक अधिकार हैं वो डीपीएसपी से क्या है, सुपीरियर है। और जाहिर सी बात है आज प्रेजेंट टाइम में देखें तो हकीकत यही है, डीपीएसपी हम सॉरी फंडामेंटल राइट्स वो सुपीरियर है देन डीपीएसपी से। लेकिन भैया हम डीपीएसपी को इग्नोर करके नहीं चल सकते, यानी कि इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम डीपीएसपी को क्या कर दें, पूरी तरीके से इग्नोर कर दें। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 पास किया। और आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड आर्टिकल 39 क्लॉज सी अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सब्र रखो।
यहाँ इसको बोला, ये दो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 39, 31 होगा, सॉरी 39, 31 होगा, ठीक है। देखिए कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं पढ़ाते हुए उसको करेक्ट कर देता हूँ, उसके लिए बेफिक्र रहिएगा। तो 39 क्लॉज बी एंड 39 क्लॉज सी डीपीएसपी का है ये, और ये किससे सुपीरियर होगा? हमारे आर्टिकल 14, 19 और 31 से, फंडामेंटल राइट्स के। तो ये संविधान में संशोधन करके ऐड कर दिया गया, और बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, और बोला गया ऑल द डीपीएसपी वेयर गिवन प्रेफरेंस ओवर इन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि सभी निर्देशक तत्वों का स्थान सभी मौलिक तत्वों से क्या है? वरीयता दे दी, यानी कि फंडामेंटल राइट से किसको बड़ा कर दिया गया? डीपीएसपी को बड़ा कर दिया गया। तो अब मामला खराब हो गया, अरे ऐसे कैसे हो गया कि पूरा का पूरा आपने अभी तक तो कुछ आर्टिकल आपने किए थे कि ये फंडामेंटल राइट से सुपीरियर होंगे, चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन सरकार ने पूरा का पूरा ये कह दिया कि डीपीएसपी सुपीरियर होंगे फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में। तो इसी चीजों को लेकर के आगे मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है फिर से मिनर्वा मिल्स केस 1980 का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है 1980 में। अब देखो सुप्रीम कोर्ट एकदम साफ साफ कह रहा है भैया कि देखो हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, हम किसी को पूरी तरीके से बहुत सुपीरियर नहीं दे सकते और किसी को बहुत नीचा नहीं दिखा सकते। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 42वें संविधान संशोधन जो इसने किया था उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, कहा कि आप गलत कर रहे हैं कि सभी फंडामेंटल राइट्स पे सभी डीपीएसपी सुप्रीम है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोर्ट हेल्ड दैट the part third and the fourth of the constitution are complementary and supplementary to each other and the balance between fundamental rights and डीपीएसपी। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि भैया देखो दोनों को हमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, हम एक को बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं कर सकते और एक को बहुत ज्यादा इंफीरियर नहीं कर सकते, दोनों का अपना महत्व है और उसके बीच में हमें बैलेंस बना के चलना होगा, और सारी चीजें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और वहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भैया ये दोनों के बीच में जो बैलेंस है यही बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आज प्रेजेंट टाइम की बात करूं कि अगर सुप्रीम प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स वाकई सुपीरियर है इन कंपेरिजन टू डीपीएसपी, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 25 था ये करेक्ट है, यानी कि ये चीजें सही है कि जो हमारे यहाँ जो डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज बी है, आर्टिकल नंबर 39 क्लॉज सी है, वो भैया क्या होंगे? सुपीरियर होंगे, किससे? हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 14 से, 19 से, 31 से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब तो राइट टू प्रॉपर्टी तो हटा ही दिया गया, आप सबको मालूम है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो रही रह गए, वो तो आर्टिकल नंबर 300A में भेज दिया गया है, पार्ट नंबर 12 में एज अ लीगल राइट है। तो ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट टाइम के स्ट्रक्चर में है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो कितने शानदार तरीके से और इतने कम समय में मैंने आपको क्या किया है, आज एक डीपीएसपी का पूरा बेस समझाया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट करके क्या कर दीजिए, इसको बता दीजिए कि सर वाकई सारी चीजें हमें क्या आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, और तब तक भैया मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी मैं 5 मिनट में क्यों रिवीजन भी करवा दूंगा, बेफिक्र रहो। अब देखो कुछ स्टेटमेंट है डीपीएसपी को लेकर के, ठीक है। तो गाइस डीपीएसपी को लेकर के कुछ स्टेटमेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और क्योंकि जो थिंकर्स होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो कुछ ना कुछ लेख को क्रिटिसाइज भी करते रहते हैं या उसके फेवर में या उसके अपोज में बोलते रहते हैं, ठीक है। तो केटी शाह थे, उन्होंने डीपीएसपी को क्या बोला है इसको मैं नोट डाउन करा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा टफ तो नहीं है। स्टेटमेंट केटी शाह ने डीपीएसपी बोला है, इज अ सच अ चेक हुज पेमेंट इज लेफ्ट ऑन द बिल ऑफ बैंक, ठीक है। डीपीएसपी इज अ सच अ चेक हुज पेमेंट इज लेफ्ट ऑन द बिल ऑफ बैंक, ठीक है। दूसरा श्री नसीरुद्दीन ने क्या बोला है डीपीएसपी को, डीपीएसपी इज अ न्यू ईयर्स ग्रीटिंग, 9 वर्ष की इन्होंने क्या बोला है इसको, 9 वर्ष की एक ग्रीटिंग बोला है डीपीएसपी को। और आइबर जेनिंग्स ने क्या किया है, ही कंपेयर डीपीएसपी टू अ हॉली डिजायर फेबियन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। आइबर जेनिंग्स ने क्या किया है, डीपीएसपी को फेबियन सोशलिस्ट से क्या किया है, कंपैरिजन किया है, और फेबियन हमारे यहाँ क्या होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होती है, ठीक है। के एम पडिक्कर ने क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी इज टू ब्रिंग इक्वालिटी इकोनॉमिकल एरिया। ये एकदम साफ साफ कह रहे हैं भैया कि डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा
कि आर्थिक रूप से भी समाज में क्या लाना, बराबरी का दर्जा देना, बराबरी लाना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना है, ही सेड दैट दे विल बी एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। डीपीएसपी को लेकर के बोला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, के एम पर्रिकर जी ने इकोनॉमिकल इक्वलिटी को लेकर बोला है, आइबर जेनिंग्स ने इसको कंपैरिजन कर दिया है, श्री नसीरुद्दीन ने इसको न्यू ईयर्स ग्रीटिंग कहा है, और केटी शाह ने बोला है डीपीएसपी इज सच अ चेक हुज पेमेंट इज लेफ्ट ऑन द बिल ऑफ बैंक। अब मैं ग्रैनविल एस्टिन की बात कर रहा हूँ। ऑस्टिन ने क्या बोला है, ऑस्टिन ने बोला है डीपीएसपी विल ब्रिंग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन कंट्री, डीपीएसपी विल ब्रिंग सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन कंट्री। इन्होंने ऑस्टिन ने एकदम साफ साफ बोला है कि डीपीएसपी की वजह से हमारे देश में क्या हो जाएगा, सामाजिक क्रांति आ जाएगी, समाज में बदलाव आ जाएगा, और ऐसा मानना है। और इन्हीं सारी बदलाव की वजह से हमारे देश में वेलफेयर स्टेट की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, कवर करवा दिया। अगर आपको लगता है कि वाकई सैफ सर की सारी चीजें यहाँ पे कवर हो गई हैं, समझ में आ गया है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो कि सर वाकई समझ में आ गया है। आओ 5 मिनट में क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आपको नई क्लासेस में, यानी कि कल आपको हम इस चीज को कंटिन्यू करवा देंगे। डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक का मैं कवर कराने वाला हूँ आर्टिकल। क्लासेस मिस मत करिएगा। और फिर आपको मंडे टू फ्राइडे आपकी जो यूनिट 3 चल रही थी वो कंटिन्यू मैं कर दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, उसके लिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिएगा। चलो जल्दी से 5 मिनट में डीपीएसपी के बारे में रिवीजन करते हैं। मैंने पहले क्या बोला, मैंने बोला कि डीपीएसपी कहां से लिया हमने, सब लोग मेरे साथ ही बोलते रहिएगा, यही क्लास में तैयार करा दे रहा हूं। डीपीएसपी को हमने कहां लिया, इट हैज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, हमने डीपीएसपी को आयरलैंड से ले रखा है, और आयरलैंड ने कहां से ले रखा है, स्पेन से ले रखा है, ठीक है। और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं हिंदी में। डीपीएसपी को आप यूं कह लीजिएगा, ये सरकार को दिए गए वो सकारात्मक निर्देश हैं जिनका शासन संचालन में ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। और साथ ही साथ वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या करे, जो हमारे समाज में एवरी डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनका उत्थान करे, उनके राइट्स के लिए कुछ काम करे, उनको आगे बढ़ाए। यही वेलफेयर तो है भाई। कल्याणकारी, किसी का कल्याण करने का मतलब क्या होता है, कहते हैं जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो कल्याण करने का मतलब क्या होता है भाई, आपको आगे बढ़िए। और खासकर डिप्राइव सेक्शन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। और पूरे के पूरे डीपीएसपी का टारगेट बोला गया है कि हम अपने प्यारे भारत को, हम अपने इस प्यारे मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को और एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे इस शानदार तरीके से कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी बनेगी, इक्वालिटी रहेगी, फ्रीडम रहेगा, लोगों के राइट्स मिल जाएंगे, फ्री लीगल एड जस्टिस मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा एक हम बात कर रहे हैं अपने डीपीएसपी में। और वाकई अगर ये पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए, हमारा देश देखिएगा वाकई हम कल्याणकारी राज्य पूरी तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा। अब मैंने कहा कि डीपीएसपी में 3 विचारधाराओं का प्रभाव है। पहली विचारधारा है सोशलिस्ट, दूसरी हमारे गांधी जी उनकी विचारधारा, और तीसरी है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है, जो पश्चिमी जो देश हैं उनकी जो उदारवादी विचारधारा है वो है। इसी तीनों का प्रभाव हमारे यहाँ डीपीएसपी में हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पर, हमने आपको बोला सोशलिस्ट प्रिंसिपल, हमने समझाया आपको कि रिसोर्सेस का बंटवारा इस तरीके से हो कि क्या हो जाए, सबको भैया सबके हित में हो। दूसरी चीज, किसी एक आदमी के हाथ में सारी संपत्ति कलेक्ट ना हो। फिर तीसरी चीज हमने बताया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए, यानी कि हमको इस चीज का ख्याल रखना है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाए। और कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में हम लोगों की सहायता कर सकें सरकार, जैसे उसको फ्री लीगल एड दे दी जाए या मैटरनिटी लीव दे दी जाए, ठीक है। तो फ्री लीगल एड और मैटरनिटी लीव की बात की जा रही है। और मजदूरों का भैया उद्योगों में पार्टिसिपेशन भी क्या है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब गांधीयन प्रिंसिपल की तरफ यहाँ पे देखते हैं। और गांधीयन प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ विलेज पंचायत, कि पंचायतों का गठन करना, जितने भी दुधारू पशु हैं, गाय इंक्लूड करके उसके स्लॉटर के लिए प्रोहिबिशन करना, प्रतिबंधित करना। साथ ही साथ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है, जहरीली चीजें हैं, खासकर शराब वगैरह, उसको भी बैन करना, ठीक है। और सभी छोटे उद्योग धंधों को क्या करना, प्रमोट करना, ये गांधीवादी विचारधारा है।
और यही सारी चीज़ें हमारे संविधान में मेंशन है। फिर हम आगे देखेंगे वेस्टर्न लिबरल में। वेस्टर्न लिबरल साफ साफ बोल रहे हैं भैया, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें हम वेस्टर्न लिबरल में देखेंगे। और आर्टिकल 37 एकदम साफ साफ कह रहा है, दोनों के बीच में नेचर मैंने आपको बताया, दोनों के बीच में फर्क ये बताया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बारे में, कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के वायलेशन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। क्योंकि डीपीएसपी क्या है, राज्य के संचालन में तो जरूरी है, लेकिन इसको प्रोटेक्शन न्यायालय द्वारा नहीं मिला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम डीपीएसपी को इग्नोर कर दें। तो सरकार को ये चाहिए कि वो शासन संचालन में जो भी कानून बना रही है, डीपीएसपी का ख्याल रखते हुए ज्यादा से ज्यादा डीपीएसपी के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। ठीक है, ये चीजें हैं। और साथ ही साथ हम कुछ केसेस को देख के चलते हैं। चंपारण दुलाई राजन का केसेस था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी बोला। बाद में क्या हुआ, सरकार ने 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ले आया, और उसके बाद में आपसे मैंने यहाँ पे बताया कि क्या हुआ था। फिर 39 क्लॉज बी को, 39 क्लॉज सी को हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 14, 19 और 31 से सुपीरियर माना गया। और बाद में सरकार ने फिर इस पे एक अमेंडमेंट किया 1976 में, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और सभी डीपीएसपी को प्रेफरेंस दे दी फंडामेंटल राइट्स से। तो लेकिन ये मामला थोड़ा सा खराब हुआ। फिर मिनर्वा बिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट में मामला 1980 में जाता है। अब बोला जाता है कि ये चीज़ तो गलत है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सरकार के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खासकर इसको डीपीएसपी को लेकर के नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। कहा भैया आपका तो ये तो पूरा का पूरा कानून गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान में रखना होगा, और पार्ट 3 पार्ट 4 के बीच में बैलेंस बनाना होगा एक दूसरे के बीच में। हम किसी को बहुत ज्यादा सुपीरियर नहीं कह सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, दोनों हमारे शासन संचालन में जरूरी हैं। अलग बात है कि फंडामेंटल राइट्स आपका मौलिक अधिकार है, उसके उल्लंघन होने पर आप हमारे पास आ सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को भी इग्नोर करके नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आधारभूत हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं, इनका शासन संचालन में ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों देखो, 5 मिनट में मैंने आपको डीपीएसपी के सारे प्रिंसिपल को समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और फिर मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, जैसे के टी शाह का, श्री नसीरुद्दीन का, आइबर जेनिंग्स का, के एम पडिक्कर का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, और ग्रेनविल ऑस्टिन का। और भैया इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, एंजॉय करिए। ठीक है, न्यू ईयर को अच्छे से एंजॉय करिए, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए भैया, कि जो अनअकैडमी का जो सपना है लेट्स क्रैक इट वाला, वो लेट्स क्रैक इट फुलफिल हो जाए। तो बच्चों आप लोग खुश रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। इसी तरीके से प्यार सम्मान हमारे साथ बरकरार रखिए। आपको डीपीएसपी नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ, प्लीज देख लीजिएगा मेरी वीडियो। और उसके बाद मंडे टू फ्राइडे आपको मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से यूनिट 3 इस बैच में कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, और हाँ एक चीज, सैटरडे संडे को मेरी स्पेशल क्लास होती है भैया, स्पेशल क्लास तो मिस मत करो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, प्लीज स्पेशल क्लास में आप हमें ज्वाइन कर लो, और आपको वहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। 10 बजे मॉर्निंग से मैं पढ़ाने लगता हूँ, संडे सैटरडे और संडे को ध्यान में रखिएगा। और पेपर वन भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं लेट्स क्रैक एनटीए यूडीसी नेट के चैनल पर, वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे 10 बजे आ जाता हूँ चैनल पे। ठीक है, तो बच्चों इतने अच्छे से पढ़ो कि लेट्स क्रैक का सपना फुलफिल हो जाए। और हाँ, जाते जाते मैं आपसे यही कहूंगा, यूज माय रेफरल कोड SAF10 एंड गेट 10% ऑफ। ओके, तो बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। जाइए एंजॉय करिए, पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब अच्छे से आगे बढ़िए। ये दुआ भी है, ये मेरी ख्वाहिश भी है। ओके गाइस, लेट्स क्रैक।